नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लिए आज एक बहुत दुखद और बुरी खबर आई कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में, कोंटा के डोंडरा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के एडिशनल एसपी राजधानी रायपुर के निवासी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। उनके साथ ही एसडीओपी और टीआई जो थे थाना प्रभारी स्थानीय, उन्हें गंभीर चोटें आई। दोनों के बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवेरे हुई इस घटनाक्रम के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में हलचल रही। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री तक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, परिवार का ढांढस बढ़ाया और नक्सलवाद के खिलाफ कड़े अभियान के तहत लड़ाई जारी रखने का शंखनाद किया या बयान दिया। अब इस बात को समझिए कि जो कायराना करतूत नक्सलियों ने किया, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तारीख तय है 31 मार्च 2026। उससे पहले हुई आज इस घटनाक्रम ने कई सवाल उठा दिए हैं कि क्या अति आत्मविश्वास जो है वो भी कहीं भारी पड़ रहा है या इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। आज इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। जो सामने से लड़ नहीं सकते वो पीठ पीछे से वार करते हैं, नक्सली कायर होते हैं। आज एक बार फिर से ये साबित हो गया है। सुरक्षा बलों से लगातार शिकस्त खाने की बौखलाहट नक्सलियों में साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि सोमवार को नक्सलियों ने कोंटा के एर्राबोर क्षेत्र के एक खदान में खड़ी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही घटना स्थल का मुआयना करने मौके तक पैदल गए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे का पैर प्रेशर आईईडी पर पड़ गया, जिससे उनकी शहादत हो गई। एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला को भी गंभीर चोट पहुंची। घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश और शोक की लहर है। सुकमा जिले के कोंटा में आईडी की चपेट में आए पुलिस जवान, एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद, 2 पुलिस अधिकारी घायल। साल 2009 में मदनवाड़ा में राजनांदगांव के एसपी बीके चौबे की शहादत। साल 2011 में नक्सली विस्फोट में गरियाबंद में एडिशनल एसपी राजेश पवार हुए शहीद। साल 1998-99 में नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एडिशनल एसपी भास्कर दीवान हुए शहीद। प्रदेश भर में शोक की लहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरे मंत्रिमंडल ने जताया दुख। 2011 की घटना के 14 साल बाद नक्सलियों ने एक और बड़े अधिकारी को निशाना बनाया है। इस घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इधर कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे नक्सलियों की बौखलाहट करार देते हुए घटना की निंदा की। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो शहीद हो गए। उसे नमन करते हुए, जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो, ये कामना करते हुए मृतक परिवार के प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। नक्सली हमले में ये शहीद हुए, एक अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ आज शोक में है क्योंकि उसके वीर लालों को आज हताहत पहुंची है। एक तरफ सरकार का संकल्प पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे का है, दूसरी तरफ जवान हैं इस संकल्प के लिए अपनी जान की आहुति भी दे रहे हैं। अब ऐसी बुज़दिली घटना सामने आने के बाद 31 मार्च 2026 का इंतजार सबको है, जब नक्सलवाद नामो निशान छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ आज आक्रोशित है, क्यों मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है
और क्यों इसे कायराना करतूत कहा जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, पीसीसी के महामंत्री रह चुके। अमरजीत जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका बहुत स्वागत है। और दंतेवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार नक्सल एक्सपर्ट के रूप में सुरेश महापात्र जी हमारे साथ जुड़े। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ उस डेडलाइन के साथ आगे बढ़ रहा है जहां पे तय है कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों का अंत हो जाएगा। लेकिन 2011 के बाद एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी का शहीद होना इस अभियान पे और नक्सलियों के इस कायराना करतूत पे क्या बाधक बनेगा, क्या होगा इसके आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता है कि बस्तर में जो फोर्स की जो मुहिम चल रही है उसमें किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा इस घटना के बाद। ठीक है, बड़ी वारदात हुई है और एक छोटी सी त्रुटि से बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, पर इस समय आपको ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो डेडलाइन को लेकर जिस तरीके से पहली बार काम हो रहा है ये बहुत ही बड़ा कदम है। और डीआरजी जिस तरीके से आक्रामक होकर चल रही है, नक्सली आमने सामने की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, यह तय है। और जहां भी उन्हें डीआरजी या फोर्स का मूवमेंट दिख रहा है वो वहां से भाग रहे हैं। और यही वजह है कि पहली बार जो सीएम साहब ने जो कहा भी है कि बौखलाए हुए नक्सलियों ने कायराना करतूत की है, निश्चित रूप से कायराना करतूत है। यदि उनमें हिम्मत होती तो वो फोर्स के सामने आकर के आमने सामने की लड़ाई करने की कोशिश करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एम्बुश लगाया है। और सबसे बड़ा दिक्कत इस बात का है कि हमारे बस्तर में जहां गुरिल्ला वार चल रहा है, यहाँ पर फोर्स को बार बार इस बात को सचेत किया जाता है कि आप अति उत्साह में कभी भी कोई कदम न उठाएं जिससे आपको नुकसान हो। और जब फोर्स ने अपनी ओर से थोड़ा सा भी एहतियाती कदम को अनदेखा किया है तो उनको नुकसान हुआ है। और इस घटना में साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से नक्सलियों ने एक चारा डाला, उस चारे डालने के बाद एक फंदे में फोर्स फंसी और एम्बुश का शिकार हुई है। मुझे लगता है कि इस घटना से फोर्स का मनोबल और तेजी से बढ़ेगा और बड़े बचे हुए जो लीडर्स हैं उन पर अब सामत बड़ी तेजी से आएगी। ठीक है सूरज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नक्सलियों की कायराना करतूत है, आमने सामने की लड़ाई अब वो नहीं लड़ सकते, ये बात साबित हो चुकी है। आकाश जैसे वीर जवान को, वीर अधिकारी को जान गंवानी पड़ी। राजधानी रायपुर का वो आकाश जो रायपुर में पला बढ़ा और आज ये स्थिति कि उसकी शहादत में आप और हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नक्सल इतिहास है उसमें ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार नक्सलवाद के खिलाफ एक अंतिम और खंदक की लड़ाई लड़ रही है। हमारे जवानों ने जिस तरह नक्सलियों को सैकड़ों से नक्सलियों को जिस तरह मार गिराया, जिस तरह उनकी कमर तोड़ी है, स्वाभाविक है उससे चलते ऐसा लग रहा था नक्सली संगठनों में बौखलाहट है और वो जल्द ही कुछ घातक कदम हमारे खिलाफ उठा सकते हैं। और उसकी परिणति के तौर पर आज जो घटना हुई है ये हमारे सामने है। गिरिपुंजे साहब का जो शहादत है, उनका जो बलिदान है, वो छत्तीसगढ़ के और देश के लोकतंत्र के लिए अक्षुण्ण है। उनका देश और छत्तीसगढ़ हमेशा ऋणी रहेगा। और ये परिदृश्य तब है जब नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 350 से ज्यादा जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 32 से 33 के ज्यादा पुलिस अधिकारी हैं और उसमें अब गिरिपुंजे साहब का भी नाम जुड़ गया है। देश हमेशा इस बलिदान को याद रखेगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी कोई हौसला उनका कमजोर नहीं होगा, कोई लक्ष्य धीमा नहीं पड़ेगा, बल्कि एक के बदले 100 के जो है वो टारगेट पूरा करके नक्सलियों को किया जाएगा। और जैसा कि लक्ष्य रखा है सरकार ने कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को मुक्त कर लेंगे। ठीक है, जब लड़ाई दो आर पार की लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। किसी तरफ 100 लोग मारे जाते, किसी तरफ
एक व्यक्ति की शहादत होती है, लेकिन ये इससे हमको रुकना नहीं है। सरकार के इरादे नहीं डिगेंगे, इससे पुलिस बल और डीआरजी के जवान भी नहीं रुकने वाले हैं। लगातार ये मुहिम चलेगी और हम देखेंगे कि एक दिन हमारा टारगेट पूरा होगा। राजीव जी, लगभग 14 साल बाद एक दुखद तस्वीर पुनः सामने आई कि एडिशनल एसपी को शहीद होना पड़ा। क्या इसके बाद हौसले में कमी तो कतई नहीं आएगी, ये बात तय है। सरकारों ने ठाना है और जवानों ने इसे साबित किया है कि धरातल पे घुस के मारेंगे। नक्सलवाद को बीहड़ क्षेत्र जहां पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, वहां जवानों ने बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया। आज की घटना पे क्या कहेंगे? देखिए, आज की घटना तो ऐसी है कि आकाश जी को स्कूल के एडमिशन के समय मैं मौजूद था। हमारे व्यक्तिगत संबंध है उस परिवार से। मैं बहुत व्यथित हूँ। हमारे शाला का होनहार विद्यार्थी था, जिस शाला में मैं कमेटी का सदस्य था। तो शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर तुमने ठाना है बारिश यहाँ करने की, आशियाना ढहाने की, तो हमने भी ठाननी है आशियाना यहीं बसाने की। और शहीदों के चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का वाकई निशान यहीं होगा। अगर ये खंदक की लड़ाई, जैसे अनिल जी ने कहा, आखिरी लड़ाई है और इसके ताबूत पे आखिरी किल मारना बाकी है, तो निश्चित रूप से नक्सली बौखलाहट में है। और ये तो नक्सली भी इनके अंदर बहुत सारे फाड़ हो चुके हैं। अब किससे बात करें, वही बात है। चारू मजुमदार से लेकर कानू सन्याल, ये भी आत्महत्या कर लिए थे कानू सन्याल इनकी करतूत को देखकर, जिसे तथाकथित जो विचार को लगाने वाला। जंगल सांथाल भी गायब हो गए, अंततः मिले नहीं। नक्सलियों ने इनकी हत्या कर दी। तो ये धूर्त लोग जो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, प्रॉक्सी वार करते हैं, तो इनसे अब आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कह दें कि लड़ाई कितनी भी होगी, लेकिन जीत हमारी तय होगी। और बहुत ही गैर इरादतन, जिसे कहना चाहिए कि अमानुषिक हत्याकांड है। इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन हौसले कम नहीं होंगे। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और ईंट से ईंट बजाया जाएगा। राजनीति एक ऐसा विषय है जहां हर जगह जिसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आज सवेरे से हम लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान सुन रहे हैं और देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजनीति की राह उसमें कहीं शामिल नहीं है। सब इस शहादत को नमन करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। फिर भी सवाल उठता है साहब कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अपनी बात कहने के पहले मैं आकाश भाई के लिए कहूंगा कि रहने को तो सदा वतन में आता नहीं कोई, रहने को तो सदा वतन में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए आकाश ऐसे भी जाता नहीं कोई। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, महासुन में भी ये पदस्थ रहे। बहुत ईमानदार, जिंदा दिल, हंसमुख इंसान था, जिसके चेहरे में हमेशा हंसी रहती थी। बहुत अच्छा सिंगर था मेरा भाई, और उसका फेवरेट गाना था दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। आपने देखा भी होगा कैसे अपनी एसपी मैडम की शादी में उसने गाया था, खूब वायरल भी हुआ था। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि ऐसे काबिल होनहार अफसर जब इस दुनिया से जाते हैं तो निश्चित तौर पे हर किसी की आत्मा दुखती है। और वो भी अब जब अपने फर्ज के लिए जो अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वो हमेशा दिलों में उनकी यादें रह जाती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मिस यू आकाश, लव यू आकाश, तुम्हारी यादें बहुत आएंगी। मैं इनके परिवार को सच्चे दिल से, पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये चेतावनी भी देता हूं उन कायराना हरकत करने वाले नक्सलियों को, या जिनका भी हाथ इसके पीछे होगा, कि आप ये ना सोचे कि एक वर्दी के ऊपर हमला करके तुमने जवानों का उत्साह में कमी की। आज के बाद मैं समझता हूं कि जो टारगेट ये मार्च तक का था, मैं समझता हूं कि आने वाले दिवाली तक नक्सलियों का खात्मा होगा निश्चित तौर पे। और इस पूरे संघर्ष में हम अपने जवानों के सदा साथ हैं, और जवानों की शहादत को सलाम करते हुए हम इतना कह सकते हैं कि ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, और इनको यहां से खदेड़ के रहेंगे। मैं पुनः विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बहुत अफसोसजनक घटना है, और निश्चित तौर पर इसका कड़ा बदला हमें लेना चाहिए। कड़ा प्रतिशोध होगा। सुरेश जी, एक बड़ी चुनौती पिछले दिनों आन पड़ी है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के सामने। कवेगुटा की पहाड़ी में 21 दिनों तक लड़ाई चलती रही। घोषित तौर पे 400 से ज्यादा आईडी को डीमाइनिंग किया गया। मैं पढ़ रहा था कहीं आज रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक डीमाइनिंग करने वाले आईडी की संख्या 5000 के करीब है। और अब जब नक्सली बैकफुट पे जा चुके हैं, आमने सामने लड़ने की कुवत नहीं बची है, तो ऐसे आईडी कितनी बड़ी चुनौती है फोर्स के सामने। सुरेश जी, देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि
आईडीज जो है 3 तरह के हैं। एक तो प्रेशर बम होता है, एक रिमोट सेंसर चलता है, एक फ्लैश गन से चलता है। जो फ्लैश गन से डेटोनेटर से कनेक्ट होता है उसमें नक्सली एम्बुश करके बैठते हैं और फ्लैश गन से डेटोनेटर को ब्लास्ट करते हैं और वो बारूदी जो टिफिन बम होता है वो उसमें ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर दोनों तरह की इंतजाम की बात आ रही है, यानी नक्सलियों की भी मौजूदगी थी मौके पर, जो फायरिंग की बात भी आ रही है। और दूसरी जो चीज है कि प्रेशर बम पर पैर पड़ा है, तो सबसे खतरनाक जो है प्रेशर बम है, क्योंकि हमने देखा है कि कई मवेशी हैं, कई आदिवासी हैं, कई बेचारे विद्यार्थी हैं, वो उनके पैर पड़े हैं और वो जान गंवा बैठे हैं। तो एक प्रकार से ये अमानुषिक लड़ाई का सबसे खतरनाक हथियार प्रेशर बम है। और ऐसे ही आईडीज बस्तर के जंगलों में, बस्तर के पहाड़ पर, जहां भी नक्सलियों का जो अपना ठौर ठिकाना है वहां पर वो लगा के बैठे हैं। और इसीलिए बार बार सचेत किया जाता है कि जब भी आप किसी भी ऐसे सर्चिंग ऑपरेशंस में जाते हैं तो आपको फ्रंट जो जवान होते हैं वो आईडीज को सेलेक्ट करते हुए जाते हैं कि एक एक जगह को चेक करते जाते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी त्रुटि मुझे जो दिख रही है कि जैसे ही घटना की सूचना मिली कि आगजनी हुई है रात को और पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, उन्होंने ये सोच लिया कि अब नेशनल हाईवे में नक्सली नहीं आ सकते। यदि आगजनी करके भाग गए होंगे, और शायद यही एक सबसे बड़ी त्रुटि थी जहां पर वो कोताही हुई, जिसका इंतजार नक्सलियों ने चारे के रूप में किया हुआ था और वो उसको उन्होंने प्रेशर बम से किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज है कि आज भी मैं उन जवानों को, डीआरजी के जवानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आईडीज बरामद किए हैं, ये बहुत बड़ा इतिहास है। मैं खुद कई जगहों पे देखा हूं कि जहां पर एक छोटी सी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे एक और बारीक बात यह है कि प्रेशर बम एक ऐसा है जो पत्ते के नीचे, पेड़ के किनारे कहीं भी छुपाया जा सकता है, कहीं भी, और आसानी से उसको पता लगाना बहुत कठिन है और ये बहुत जानलेवा हुआ है। और इस तरह की आईडीज की सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में तब तक बनी हुई है जब तक कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते जहां पर कम से कम 2 से 3 मीटर तक जो हम उसको सराउंड एरिया चेक न कर लें या जो जांच करने की जो पद्धति है उसको बदले ना। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव जी। कब वो सिस्टम डेवलप होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि भास्कर दीवान जब शहीद हुए थे साहब, उस वक्त अविभाजित मध्य प्रदेश कहिए, संयुक्त छत्तीसगढ़ कहिए, कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाले 2 साल में हम ऐसा व्हीकल बनाएंगे जो लैंडमाइन को डिटेक्ट करेगा। साहब 25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 25 साल में 16.5 साल बीजेपी की सरकार है राज्य में, और केंद्र में पिछले 11 सालों से बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही है। कब वो सिस्टम डेवलप होगा जिसमें आकाश जैसे वीर जवान के पैर उस पर ना पड़े और ब्लास्ट में वो शहादत को प्राप्त ना हो? राजीव जी देखिए, ये तो पूरी तरह इनको एम्बुश में फंसाया गया था। और जो माननीय महापात्र साहब कर रहे वो भी है कि पूरे बस्तर में ऐसे लगे हुए हैं। तो देखिए, ये डीआरडीओ वाले भी इसके खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनको डिटेक्ट करें, या अभी चूंकि बहुत सारे ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें इसका एआई के थ्रू या जो भी रोबोटिक कंसेप्ट है उसके थ्रू इसका पता लगाए। लेकिन मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। मैं आपके चैनल में कह दूं कि बिल्कुल शीघ्र आपके सामने है, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उस प्रिवेंशन को, प्रिवेंटिव स्टेप लेके चले कि कहीं भी कच्ची सड़क हो वहां पर न जाएं। और जैसे महापात्र साहब भी कहते हैं कि अति उत्साह में हम बिना सर्च पार्टी के चले जाएं। ये बस्तर में पदस्थ जवानों की ट्रेनिंग के पहले पार्ट में कहा जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, और ट्रेनिंग का पूरा पार्ट होता है। लेकिन पहले दिन ये बता दिया जाता है कि साहब आप बस्तर आए हैं तो आपको क्या नहीं करना है, और वही हुआ जो नहीं करना था। राजीव जी देखिए, ये नियति थी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से डीआरडीओ इसको लेकर काम कर रही है। और जितने भी रक्षा अनुसंधान क्षेत्र के लोग हैं, ये देखिए, ये जाफना में भी ऐसे ही हुआ था जिस प्रकार से वहां भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और सभी जितने भी युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, लगभग यही कहानी है कि जो साइलेंट एम्बुलेंस है वो फिट कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर पैर पड़ता है। जब कोई गाड़ी जाती है तो
अचानक से फायर होते हैं और इसकी तीव्रता इतनी है कि कभी कभी एंटी माइन्स भी उसके भी परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत आपकी चैनल को और आपको मैं कहता हूं कि आपने इस ओर ध्यान दिलाया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस प्रकार से हम अनजाने में अपनी शहादत जो दे रहे हैं, तो इसकी ओर से सारे तंत्र को लगना होगा कि हम जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दें और इसका पता लगाएं किस प्रकार से कहां पे छुपा हुआ है ये जो अज्ञात शत्रु है। बात तो बिल्कुल तय है कि देश के इतिहास में पहली बार डेडलाइन पे काम हो रहा है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। लेकिन क्या इस कीमत पे कि आकाश जैसे वीर जवानों को शहादत देनी पड़े, इस कीमत पे कि हाल में ही 8 जवानों को शहीद होना पड़ा था जब वो लौट रहे थे, तब कब तक ये छद्म लड़ाई चलती रहेगी अनिल जी? विचारधारा की लड़ाई कब इस तरह की लड़ाई में परिवर्तित हो गई कि हम अपने जाबाज अधिकारियों को खोते जा रहे हैं? देखिए, जब टेक्नोलॉजी का दौर है और जब विश्व में जो युद्ध हो रहा है वो अब साइबर युद्ध के रास्ते पर आ गए हैं, जब रोबोट अब मानव की जगह रोबोट उतारने की बारी आ गई है युद्ध लड़ने की, तब निश्चित तौर पर जो आपने बड़ा सवाल उठाया वो चिंताजनक है कि हम एंटी लैंड माइन्स, एंटी प्रेशर बम वाले व्हीकल्स क्यों नहीं तैयार कर पा रहे, ऐसी कोई तकनीक क्यों नहीं बना पा रहे। और मुझे याद है कि मैं इसे मौके पर ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे याद है कि पिछली सरकारों में कुछ एंटी लैंड माइन्स व्हीकल खरीदे गए थे, जिनमें से बहुत से या तो खराब हो गए या वो जो मेंटेनेंस नहीं हो पाया, और उसकी भी एक वजह हो सकती है कि ऐसे व्हीकल कम होंगे। एक बात और कहूंगा कि शायद जैसी कि एक गलती मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीके चौबे साहब ने की थी, अकेले निकलने की और छोटे छोटे समूह को लेकर के। इसी तरह भास्कर दीवान भी शहीद हुए थे, फिर अभी जो गिरिपुंजे साहब का जो वो, इनके साहस को सलाम करना होगा कि थोड़ा सा नक्सलियों का मूवमेंट दिखा और वो अपने कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर के निकल गए रास्ते पर। इस बात से नहीं डरे कि हमारा क्या हासिल होगा, इस बात से नहीं डरे कि शायद एक आत्मविश्वास रहा होगा, लेकिन फिर भी यदि हो सकता है उनके सामने एंटी लैंड माइन्स जैसा कोई व्हीकल होता तो शायद वो बच सकते थे। तो बहरहाल परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध में निर्णय लिए जाते हैं और निश्चित तौर पर ये एक श्रद्धांजलि है, ये एक शहादत है जो हमें आगाह करती है, सावधान करती है। और निश्चित तौर पर जो टारगेट है कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देकर नक्सलियों का इतिहास छत्तीसगढ़ से मिटाने का समय बिल्कुल आ गया है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार बहुत त्वरित परिणाम देते हुए आगे बढ़ रही है और इन सारे प्रयासों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। अमरजीत जी, विपक्ष कहां है इस पूरे सरकार के या जवानों के एंटी नक्सल ऑपरेशन की मुहिम में? देखिए अवधेश जी, अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसका समर्थन करते हैं। हर चीज का विरोध करना और सरकार के खिलाफ जाना ये कोई समझदारी नहीं होती। हम तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो चाहिए, हम हमेशा अच्छे कामों में सरकार के साथ रहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात क्या है, देखिए वीके चौबे साहब जैसे ईमानदार लोग, ये तीसरे एडिशनल एसपी है जिनकी आज शहादत हो गई। पहले भास्कर दीवान जी, राजेश पवार जी चले गए, फिर आकाश भाई चले गए। तो मैं इनकी शहादत पे तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मरना उसी का जिस पे जमाना करे अफसोस, यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। पर सवाल भी खड़े होते हैं अवधेश जी, आपको ये सोचना होगा कि आपको पता होना चाहिए था कि 10 तारीख को जब भारत बंद का आह्वान हुआ है, नेशनल हाईवे के बाजू की एक खदान में रात को जेसीबी जला दी जाती है। और जेसीबी जला दी जाती है मतलब आपकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर थी कि कुछ लोग आए और जेसीबी जला के चले गए। अब वो नक्सली थे कि ठेकेदार की कोई षड्यंत्र था, इसका भी सवाल उठता है। फिर उसके बाद जब इनको पता चला, अभी तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत विनम्र हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मित्र सोनल गवाल और भानु प्रताप चंद्राकर जी को ईश्वर ने बचाया। बहुत काबिल ईमानदार अफसर है, रायपुर भी रहे हैं। सोनल को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी हूं। पर सवाल ये उठता है कि जेसीबी रात को जला दी गई, आप वाहवाही और पीठ थपथपाने का काम सफलता पे करते तो असफलता पे आपके इंटेलिजेंस फेलियर पे भी कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। और उसके बाद अवधेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेसीबी जलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एडिशनल एसपी भी गया, डीएसपी भी गया, टीआई भी गया, कैसी? और वहां सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार मौजूद था, फिर वहां पे कंट्रोलिंग केबल भी दिखी। राजीव जी, बहुत सेंसिटिव मामला, ये बहस का नहीं है। सवाल उठते हैं क्योंकि एक जवान जब कहीं हमारी सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देते तब हम लोग चैन की नींद अपने घर में सोते। तो शहादत इतनी हल्की नहीं होती, इसमें खामी कहां रह गई? देखा, आईईडी विस्फोट हुआ है, वहां पे कंट्रोल केबल भी दिखा है और जलने के बाद ये तीनों वहां गए थे। तो इस सारी की भी बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। राजीव जी 10 सेकंड। राजीव जी,
10 सेकंड मुझे समाप्त करना है। देखिए, शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अमरजीत जी की बात से वाकिफ हूं कि हम साथ में थे, धन्यवाद आपका। लेकिन एक शहादत हो गई, आप अगर 100 प्रश्न करेंगे तो सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो टूटेगा। अमेरिका, राजीव जी बिल्कुल नहीं टूटेगा। जान गई है, वापस जान के पीछे ठीक का है, असली चल, जो मुझे है, ठीक है, अगर ठेकेदार की मौजूदगी थी तो क्यों थी? अगर ठीक ये है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इनको किसी चाल में फंसा ठीक है, अमरजीत जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, हत्या करने की कोई अमरजीत जी मुझे समाप्त करना है। राजीव जी, मैं 10 सेकंड के लिए महापात्र जी का रुख करता हूं। महापात्र जी, सवाल उठवे साहब, इस पूरे जो घटना घटी पोकलेन जलाने से लेके आईडी ब्लास्ट होने तक, क्या सवाल ही रह जाएंगे या ठोस निष्कर्ष निकल पाएगा? सुरेश जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। बिल्कुल है ना, ये भविष्य में अब बहुत गंभीरता से एहतियात बरतने की जरूरत है। कहीं भी अतिरिक्त उत्साह के साथ नक्सल क्षेत्र में आप युद्ध लड़ने मत जाइए, क्योंकि नक्सली छुप करके वार करने में माहिर है और आप सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहद शुक्रिया सुरेश जी आपका। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक ऐसी अंतहीन लड़ाई जिसकी समय तो तय है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया। तो इस बात को समझिए कि 31 मार्च 2026 वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से माओवादियों का खात्मा होगा। लेकिन आज हुई इस घटना से जवानों के मनोबल पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये ठान लिया गया है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जो घटना घटी है इसको याद करते हुए इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।